सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन या कोई भी सिरप देने से पहले उसको हमें प्रॉपरली शेक करना चाहिए, स्पेशली जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड सिरप्स होते हैं। सो यू कैन शेक इट बिटवीन द पाम्स। इस तरीके से सबसे इजी और कॉमन तरीका यही है कि आप पाम्स के बीच में बहुत रैंडमली या फास्ट या विगरस शेकिंग नहीं करना चाहिए, जिससे उसमें बबल्स बन जाएं या क्रिस्टल्स बन जाएं। बहुत बार हम देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक के सिरप्स हैं वो यूजुअली वाइट कलर के प्रिपेयर होते हैं, लेकिन अगर वो येलो कलर में प्रिपेयर हो जाएं या ब्राउन कलर में प्रिपेयर हो जाएं तो हमें उसको यूज़ नहीं करना है। हमारा रैपर होता है, उसके ऊपर मेंशन्ड होता है कि उस दवाई का कलर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या बनेगा। तो बच्चे की नाक बंद करके दवाई पिलाना गलत है। जो टैबलेट्स हैं वो बच्चे को दी जाती हैं, हम बहुत पीछे रखने की कई बार कोशिश करते हैं। टू आवर सरप्राइज, अगर हम जो टंग के टेस्ट एरियाज़ हैं उनको हम देखें तो हमारा जो सबसे पीछे वाला एरिया है वो सबसे कड़वापन का एरिया है, वो बिटर एरिया है। तो अगर आप वहाँ पे टैबलेट को रखेंगे आपको और ज़्यादा कड़वी फील होगी टैबलेट। स्पेशली जो मेडिसिन को आप पानी डाल के रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनको आप 5-7 डेज से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन जो बाकी के सिरप्स हैं, फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, वॉमिटिंग्स हो गई, पेट दर्द हो गया, ये जो कॉमन सिरप्स हैं, जिस दिन आप मेडिसिन को यूज़ खोलें उस दिन उसके ऊपर डेट ऑफ ओपनिंग लिखें और उसी डेट ऑफ ओपनिंग से 1 महीने के अंदर आप उसको डिस्कार्ड करें। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बच्चों की केयर को लेकर, न्यूबॉर्न केयर को लेकर, न्यूबॉर्न से जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी केयर, उनकी हेल्थ को लेकर। आप आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कुछ और विषय जिन पर शायद अभी तक हम नहीं सोच पाए वीडियोस बनाना, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए। आज हम बात करेंगे बच्चों को जब हम दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों के साथ लगा रहता है, खांसी, ज़ुकाम, बुखार या कुछ और। तो जब हम मेडिसिन देते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो कौन सी बातें हैं, विस्तार से इस पर बात डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं। बच्चों के रोगों के माहिर डॉक्टर हैं और बहुत सारी वीडियोज़ उनके भी सेहतनामा में आप देख सकते हैं। उनसे बात करते हैं। वेलकम नमस्कार सर। मेडिसिन सभी बच्चों को देनी होती है। जब बच्चे पैदा होते तब से आप लोग वो वैक्सीन देनी और शुरू कर देते हैं। विटामिन डी भी दिया जाता है जी, बहुत कुछ। तो लेकिन जब बच्चे बीमार हैं, उन्हें खांसी, सर्दी, ज़ुकाम या कुछ भी होता है और आप लोग जब रिकमेंड करते हैं मेडिसिन देना, शुरुआत में तो बच्चों को सिरप दिया जाता है और इसके बाद मैं टैबलेट्स की भी बात करूँगी। तो ज़रूर बताइए कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शुरुआत से। तो देखिए, हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी और उसमें भी हमने बात की थी कि हमें एक्चुअली मेडिसिन जब छोटे बच्चों को दी जाती हैं तो जनरली हम सब एज पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान जो हम अपने लेवल पे रख सकते हैं, वो सबसे कॉमन है कि मेडिसिन को देना कैसे है। तो जब हम मेडिसिन देते हैं बच्चों को, उसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन या कोई भी सिरप देने से पहले उसको हमें प्रॉपरली शेक करना चाहिए, स्पेशली जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड सिरप्स होते हैं। बहुत सारे सिरप्स में पाउडर अलग आता है और डाइल्यूएंट अलग आता है। तो उसमें जितना डाइल्यूएंट होता है वो पूरे का पूरा हमें पाउडर वाले जो एक बॉटल होती है उसमें डालना होता है। उस पर एक मार्क लगा होता है टू क्रॉस चेक। कई बार ये भी होता है कि जब हम डाइल्यूएंट डाल रहे होते हैं तो वो डाइल्यूएंट सपोज करो 30 ml है और आप जब उस बॉटल में डाल रहे हैं, डालते डालते थोड़ा गिर गया, वो डाइल्यूएंट प्रॉपरली 30 का 30 ml नहीं गया। तो आइडियली क्या है, उस बॉटल पे एक मार्क लगा है कि वहाँ तक आपकी दवाई या प्रिपेयर होनी चाहिए, लेकिन वो उससे नीचे रह जाए या कुछ स्पिल हो जाए तो हमें कोई भी डिस्टिल वाटर या क्लीन वाटर हम उसमें डाल सकते हैं उस सिरप के अंदर, और उसको उस मार्क तक ले जाकर फिर हमें छोड़ना है और उसको ग्रेजुअली आपको जेंटली शेक करना होता है। सो यू कैन शेक इट बिटवीन द पाम्स। इस तरीके से सबसे इजी और कॉमन तरीका यही है कि आप पाम्स के बीच में बहुत रैंडमली या फास्ट या विगरस शेकिंग नहीं करना चाहिए, जिससे उसमें बबल्स बन जाएं या क्रिस्टल्स बन जाएं, वो नहीं करना चाहिए। जेंटल शेकिंग इज़ ऑलवेज एडवाइस। सो जितना हो सके उसको धीरे धीरे शेक कीजिए या पाम्स के बीच में रोल कर लीजिए, जिससे वो ग्रेजुअली मिक्स होगा। और मिक्स होने के बाद उसको यूजुअली जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड सिरप्स हैं, हमें उसका कलर देखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉटल जो हमारा रैपर होता है उसके ऊपर मेंशन्ड होता है कि उस दवाई का कलर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या बनेगा, जो कि मोस्टली वाइट होता है। चेक करना ज़रूरी है। यस। सो अगर वो दवाई या डाइल्यूएंट या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो वो दवाई डिसकलर हो जाएगी।
बहुत बार हम देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक के सिरप्स हैं वो यूजुअली वाइट कलर के प्रिपेयर होते हैं, लेकिन अगर वो येलो कलर में प्रिपेयर हो जाएं या ब्राउन कलर में प्रिपेयर हो जाएं तो हमें उसको उसको यूज़ नहीं करना है। डजेंट मीन कि वो दवाई गलत है, बट कई बार वो बैच की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, तो हमें वो चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। उस पर मैंशनड होता है कि आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन द मेडिसिन विल बी वाइट इन कलर, और या फिर ये भी लिखा होता है कि डोंट यूज़ इफ़ द मेडिसिन टर्न्स येलो और ब्राउन, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं उसके ऊपर। तो हमें उसको एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस को, हमें कोई भी दवाई देने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम आपकी जो डोज दी जाती है, जैसे सपोज़ करो हमने एक बच्चे को डोज 5 ml देना है या 2.5, क्योंकि हर बच्चे की डोज कैलकुलेट एग्जैक्टली 5, 10, 15 ऐसे नहीं, किसी की 2.5 है, किसी की 3.5 है, वेट के हिसाब से डोज बच्चों की ऑल्टर होती है। बहुत बार लोग उसको सीधा चम्मच में लेके देना शुरू की कोशिश करते हैं, या अज्यूम करके चलते हैं कि आधा चम्मच दे दो, पौना चम्मच दे दो, पूरा चम्मच दे दो, इस तरीके से। लेकिन उसमें सोचने वाली बात है कि चम्मच जो है वो अलग अलग साइजेस का हो सकता है, तो हमें नहीं पता आप कौन सा चम्मच यूज़ करेंगे। तो इस कैप होता है उसके, यस, सो हर एक बॉटल के ऊपर एक कैप होता है, उस कैप को आप यूज़ करें। आप उस कैप में ही मेडिसिन को जेंटली शेक करके आप कैप के अंदर उसको डालिए, जितना उस पर मार्किंग है वहाँ तक उसको फिल कीजिए। आप उसके बाद आप उसको पिलाने के लिए अगर चाहते हैं स्पून में देना तो आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करो कि बच्चा कैप से पी ले। अगर नहीं पी रहा तो उसी दवाई को आप स्पून में डालिए। बहुत बार ये भी होता है कि जब ऐसे अगर हम किसी की दवाई 2.5 ml दे रहे हैं तो बाय द टाइम आप उसको स्पून में डालते हैं वो 0.5 ml जो है वो अंदर ही रह जाती है, कैप के ऊपर ही लगी रह जाती है। ट्रू, ठीक है। सो वी यूजुअली टेल कि 10% के आसपास आप दवाई को, अप टू 25% हम एरर काउंट कर सकते हैं उसमें। तो यूजुअली अगर 2.5 डोज है तो आप 2.8 या 2.9 थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके रखिए, एटलीस्ट 10% थोड़ा एक्स्ट्रा लेके रखो कि अगर बाई चांस कुछ भी उसमें कुछ रह जाएगा तो हमारी डोज जो है वो एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाएगी। वन। उसके बाद जब आप दवाई को देते हैं बच्चे को, जो कैप को हमें वापस सील करना है, बहुत बार से देखा जाता है कि उस कैप को जस्ट या तो ऐसे ही साफ करके रख देते हैं, कई बार जल्दबाजी में, हाँ। कई बार ऐसे भी लगा देते हैं, या सिंपल पानी से रिंस करके रख दिया। नहीं, उसको हमें वॉश करना है। तो आपको एक्चुअली सोप एंड वाटर से उसको वॉश करना है, उसको वॉश करके ड्राई होके फिर ऊपर लगाइए, क्योंकि अगर आप उसको ड्राई नहीं होने देंगे तो वो मॉइस्चर के साथ उसके अंदर बबल्स रहते हैं पूरे पानी के, उसी मॉइस्चर के अंदर सब बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, और जब आप दवाई फिर से देंगे तो आप फिर से उसी कैप में डालेंगे और दवाई दे देंगे, तो इनडायरेक्टली आप अपने बच्चे को दवाई के साथ साथ बैक्टीरियाज भी दे रहे हैं जो उस मॉइस्चर वाले कैप के अंदर। तो जब भी कैप यूज़ करनी है आप उसको वॉश करके फिर यूज़ कीजिए, और जब आपको वापस रिप्लेस करनी है कैप, उसको दोबारा आप सोप एंड वाटर से अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर आप उसको वापस कैप कीजिए, जो कि आई एम वेरी श्योर कि कोई भी नहीं करता है। तो आई थिंक ये लोगों में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि मेडिसिन को स्टोर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाई तो आप दे रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप दवाई दे रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या उल्टा बच्चा और बीमार हो गया दवाई देने से। कई बार बच्चे को उल्टियाँ लग जाती है दवाई देने से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उल्टा कई बार इन्फेक्शन को बढ़ा देती हैं इंस्टेड की कम करने के। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम बेसिक चीज़ों से, जो बेसिक एरर्स हैं उनको तो हम रोक सकते हैं। राइट। तो अब ये तो होगी, अब डोज जो मेजर करनी है वो प्रॉपर आपने ऐसे करनी है, लेकिन मैं अगर बिल्कुल छोटे बच्चे, उनको ड्रॉपर से भी, हाँ, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो बहुत छोटे बच्चों की ड्रॉप्स आती हैं, उन सबके साथ ड्रॉपर्स आते हैं, और ड्रॉपर्स के साथ भी हमें सेम प्रिकॉशन लेना है। सो ड्रॉपर्स प्लास्टिक के होते हैं, आप उसका जो ऊपर वाला रबर होता है, यूजुअली ड्रॉपर्स जो होते हैं ना वो रबर के अंदर गया होता है ना। एंड अगर हम उस ड्रॉपर को जब हमें यूज़ करना है तो हमें उसको थोड़ा सा नीचे पुल करना पड़ता है। तो जब नीचे पुल करेंगे तो उसके अंदर वो पूरा लेंथ 1 ml के आसपास का ड्रॉपर होता है वो, और उस पर मार्किंग्स लगी होती हैं 0.2, 0.5, 0.7, 1। तो हमें जितनी भी डोज देनी है उस हिसाब से उसको उतना लेकर और फिर बच्चे को पिलाएं। अगेन जब उसको आप वापस स्टोर करते हैं तो आप उसको गर्म पानी से या सोप एंड वाटर से क्लीन करके ड्राई करके फिर स्टोर कीजिए। 1, ड्रॉपर को कभी भी डायरेक्टली सिरप की बोतल के अंदर स्टोर मत कीजिए। जनरल लोग यही करते हैं। हाँ, तो वो गलत है, वो गलत है। जो आपका ड्रॉपर है वो सिर्फ ड्रॉपर की बोतल के अंदर करके टाइट नहीं करना है, उसकी कैप अलग आती है। ड्रॉपर हैज़ टू बी स्टोर्ड सेपरेटली, कैप हैज़ टू बी स्टोर्ड सेपरेटली। वो सिर्फ आपका उस चीज़ के लिए बना है कि आप उसको ले लो और दवाई पिला दो। क्योंकि आप अगर सपोज करो कि आपने उसको दवाई पिलाई, फिर आप उसको धोएंगे, फिर उसको सुखाएंगे, तब तक के लिए आप हाउ विल यू कीप द बॉटल, आप बॉटल को कैसे स्टोर करेंगे?
तभी वो लोग उसी में ड्रॉपर लगा देते हैं। हाँ, तो आपको उसमें ड्रॉपर आइडियली नहीं स्टोर करना लगाना, चाहिए। ओके। आपको ड्रॉपर को अलग से ड्राई प्लेस में स्टोर करना है। ड्रॉपर का काम केवल दवाई को पिलाना है, ना कि उसके अंदर पड़े रहना है। आप खुद सोचिए, वो प्लास्टिक की जो हमारी ड्रॉपर है वो 24 आवर्स अगर उसी दवाई के अंदर रहेगी, एक तरफ तो हम प्लास्टिक से दूर भाग रहे हैं और एक तरफ हम उसी ड्रॉपर को प्लास्टिक को उसके अंदर डाल के रख रहे हैं, तो माइक्रो प्लास्टिक्स तो अंदर जा ही रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना है। प्लस जितनी देर वो अंदर रहेगी उसके आसपास वो चिपकती जाएगी जो प्लास्टिक है, तो उसकी जो कलरिंग है वो भी ख़राब हो जाती है, उसके अंदर बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाती है। तो वी हैव टू अवॉइड कीपिंग ड्रॉपर्स इनसाइड द बॉटल। ड्रॉपर को आप अलग से स्टोर कीजिए और जो उस कैप का ढक्कन होता है आप उसको डायरेक्टली उसको बंद करके दवाई को अलग से स्टोर कीजिए। राइट। तो अगर ऐसा ही था, अगर ऐसा ही है मेरा, बिकॉज बहुत लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि आपने क्यों ड्रॉपर दिया ही क्यों है फिर। अगर ऐसा ही था तो कंपनी ने या जो भी बनाने वाली कंपनी है उन्होंने डायरेक्टली ड्रॉपर ही क्यों नहीं बंद कर दिया उसके ऊपर। वो डायरेक्टली ड्रॉपर लगाते हैं और उसको सील कर देते हैं, हमें सिर्फ उसी को खोलना है और यूज़ करना है। ये भी लिखा होता है? हाँ, उस पर लिखा होता है। और अगर आप ड्रॉपर को, इसीलिए वो अलग से दिया जाता है क्योंकि इट इज़ नॉट मेंट टू बी केप्ट इनसाइड। राइट। वो सिर्फ देने का एक तरीका है। जैसे कैप है, अगर हम एक दवाई की प्लास्टिक की कैप है, वो कैप परमानेंट उसके ऊपर नहीं फिक्स कर सकते आप उसको अलग से स्टोर करते हैं, चाहे उसके बॉटल के ऊपर ही करते हैं, बट अलग से करते हैं। बॉटल को कैप अलग से किया जाता है। सिमिलरली उसको भी कैप आप अलग से करेंगे, ड्रॉपर को अलग से स्टोर करेंगे। जब ज़रूरत होगा तब उसको यूज़ कीजिए, वॉश करके, वापस वॉश करके उसको ड्राई करके आप स्टोर कर लीजिए। तो ये एक कॉमन चीज़ है जिससे हम बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट। अब जो बहुत छोटे बच्चे उनको तो ड्रॉपर से दी जाती है। जो बड़े, थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के या 3, 4, 5 साल के, जो जिनको सिरप दिया जा रहा है लेकिन वो खाना भी खाने लगते हैं, तो क्या खाने के बाद कोई मेडिसिन देनी है? कौन सी मेडिसिन पहले ये बताया जाता है? तो ये भी एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो दवाई को स्किप कर देते हैं ये कहते हुए कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया ही नहीं है, खाली पेट है, मैं दवाई कैसे दे दूँ। तो ये तो स्ट्रॉन्ग दवाई है, मैं कैसे दे दूँ, खाली पेट है। तो बच्चों में खाली पेट और भरपेट का ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता, वन। दूसरा, कुछ दवाइयाँ हैं स्पेशली जो वॉमिटिंग की मेडिसिन हैं या जो एंटासिड्स की मेडिसिन हैं, एसिडिटी की दवाइयाँ हैं, वो खाली पेट देनी होती हैं। वो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह जब बच्चा उठता है 7-8 बजे आप उस टाइम पे खाली पेट दे दीजिए। लेकिन जो बाकी की मेडिसिन हैं उनको आप फूड से गैप रख के दें तो ज़्यादा बेटर है। गैप से हमारा मतलब है कब तकरीबन 1.5-2 घंटे का गैप हो। अच्छा। खाना खाने और दवाई के बीच में 1.5-2 घंटे का गैप हो। सपोज़ किसी का मील टाइम 2 o'clock है दोपहर में, तो उसको आप दवाई या तो 12 बजे दे दीजिए या शाम को 4 बजे दे दीजिए। आप अवॉइड कीजिए 1 से 3 के बीच में दवाई देना, क्योंकि अगर आप खाने के आसपास दवाई देते हैं तो दवाई की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आता है। वो दवाई की प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, वन। बहुत बार दूसरा नंबर ये है कि बच्चे बहुत बार दवाई लेने के बाद वॉमिट कर देते हैं। हाँ। तो अगर खाना खाया होगा तो वॉमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें उसके बाद डोज रिपीट करनी पड़ती है। बहुत से पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हमने बच्चे को दवाई दी और दवाई लेते ही बच्चे ने उल्टी कर दी, तो अब बताइए क्या करें। ये बच्ची दवाई तो सूट नहीं कर रही है, इस दवाई से रिएक्शन हो और गया। उसके पीछे वजह ये होती है कि उसने कुछ खाया immediately होगा, वन। दूसरा ये होता है कि कई बार बच्चे, दवाई का टेस्ट पर से अच्छा नहीं होता। सो जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मेटालिक टेस्ट होता है, जिससे थोड़ा उल्टी की सेंसेशन हो सकती है और बच्चा कई बार उल्टी कर देता है। तो अगर बच्चा दवाई लेने के विदिन 30-40 मिनट्स उल्टी कर दे तो आइडियली हमें दवाई की डोज को रिपीट करना है, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्वेश्चन है कि ओवरडोज तो नहीं हो जाएगी। तो यूजुअली व्हाट इज रिकमेंडेड इज कि अगर विदिन 30-40 मिनट्स बच्चे ने दवाई ली और उल्टी कर दी तो आपको उस डोज को रिपीट करना है, ठीक है। लेकिन ये बताया जाता है जी। तो जब हम कोई भी पेशेंट पूछता है या हमारे से कहीं लिखा नहीं बता, मतलब कहीं बॉटल पे नहीं लिखा होता, बट जब हमारे से पूछा जाता है कि अगर बच्चे ने उल्टी कर दी तो क्या करना है, तो आपको उसको रिपीट करना है 30-40 मिनट्स में। हाँ, लेकिन अगर 2 घंटे बाद वॉमिट कर रहा है तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वॉमिटिंग का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स का पूछना है कि अगर हमने दोबारा ट्राई किया और दोबारा बच्चे ने वॉमिट कर दिया तो क्या करें। तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने दिया, आधे घंटे बाद वॉमिट हो गया, फिर दोबारा दिया, फिर वॉमिट हो गया, तो क्या करना है। यूजुअली टेक अ ब्रेक। उस टाइम पे आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लीजिए या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे स्विच कर सकते हैं कि इसका टेस्ट अगर बच्चे को नहीं ठीक लग रहा है तो आप किसी और मेडिसिन पे, कोई और जो टेस्ट की मेडिसिन हो सेम सॉल्ट की, आप उसको यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली ये बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को कि अगर 2 बार ऐसा हो जाए तो टेक अ ब्रेक। आप आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद बच्चे को किसी और तरीके से खिलाते हुए, खेलते हुए समहाउ ट्राई कि आप बच्चे को दवाई देने की कोशिश करें। इस दौरान बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि कुछ बच्चों को बहुत हाई फीवर है, अगर मेडिसिन नहीं देंगे तो बुखार कैसे उतरेगा।
उन केसेस में आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आप बच्चे के सर पे पट्टी कर सकते हैं, बॉडी पे स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन आती हैं जो पोर्टेबल रास्ते से हम नीचे रख सकते हैं ताकि फीवर कम हो जाए। तो बहुत सारे और भी तरीके हैं फीवर को कम करने का। कुछ भी ना काम करे तो आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट डॉक्टर को विजिट कीजिए, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। कई बार बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं ड्रॉपर से भी डाल रहे हैं तो वो निकाल देते हैं, थोड़ी सी मेडिसिन अंदर गई, थोड़ी सी निकाल दी। कई बार पेरेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं कि हल्की सी नाक बंद करके वो उसने अंदर गटक कर ली। क्या वो सही तरीका नहीं, वो है? गलत है। तो बच्चे की नाक बंद करके दवाई पिलाना गलत है। सदियों से होता आ रहा है, हम सब के साथ भी बचपन में शायद हुआ है कभी ना कभी, लेकिन वो गलत है। इसलिए मुझे याद आ गया। हाँ, क्योंकि एस्पिरेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी का नाक बंद करते हैं, आप खुद को इमेजिन कीजिए कि हमारा नाक बंद हो गया और हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो बच्चे का नाक बंद है, वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो बेसिकली वो ब्रेथ के लिए मुंह से सांस लेता है। अब उस सांस को लेते दौरान हो सकता है कि वो जो सिरप आपने मुंह में डाला है वो ईसोफेगस या फूड पाइप में जाने की बजाय जो ट्रेकिया है या विंड पाइप है उसमें चला जाए, तो वो बच्चा एस्पिरेट कर सकता है। सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट चाइल्ड माइट एस्पिरेट, और ये जो एस्पिरेशन है ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो उससे तो बेटर है कि आप ये गलती नहीं करनी है। कीजिए, बिल्कुल बच्चे का नहीं नाक बंद करके उसे कई नहीं। बार दूध भी पिला देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही रिस्की है। नाक बंद करके दवाइयाँ डालनी या नाक बंद करके दूध पिलाना ज़बरदस्ती करने के जैसा है। बच्चे की जान को खतरा तो हो वो अगर सकता बच्चा है। एस्पिरेट करेगा या उसकी सांस वाली नाली में चला गया तो उसकी जान पे भी बन सकती है, बच्चे का सांस रुक सकता है। तो इस चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना है। और अगर बच्चा ज़िद में है या क्रैंकी है, नहीं ले रहा है दवाई, आप प्लीज़ वेट कीजिए, थोड़ा टाइम पेशेंस रखिए। और कुछ तरीका या और कोई सोल्यूशन ज़रूर मिल जाता है कि बच्चे को आप खेल में लगा के या किसी तरीके से और डिस्ट्रैक्ट करके आप उसको दवाई दें, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर डिस्पाइट ऑल दीज मेजर्स आपका बच्चा दवाई नहीं ले रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ और सोल्यूशन गाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम मेडिसिन भी बच्चों को दे सकते हैं। कई बार पॉटी के रास्ते से दे सकते हैं, अगर कुछ भी ना काम करे कई बार इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। बट ये तरीका तो बहुत रिस्की है, नाक बंद करके दवाई देने का। राइट। अब कब से बच्चों को टैबलेट आप शुरू कर देते देना, टैबलेट फॉर्म, सिरप नहीं? देखो, ये भी टैबलेट लेना ना लेना ना सब वेट बच्चे की डोज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टैबलेट्स जो होती हैं यूजुअली हायर डोजेज में आती हैं, यूजुअली अडल्ट्स के लिए आती हैं। Okay. तो वो वेट जब बच्चे का 40-50 केजीज के आसपास हो जाता है, जस्ट लाइक अडल्ट वेट, और हमें लगता है कि उतनी ही डोज जानी है जितनी एक अडल्ट को जाती है, दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू कैन डिसाइड टू गिव टैबलेट टू द चाइल्ड। एज इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे 6-7 साल की उम्र में 30 केजीज के आसपास वे करते हैं, तो वो सिरप्स लेने में कंफर्टेबल नहीं होते, टैबलेट्स ले लेते हैं। तो उनके लिए कुछ टैबलेट्स आती हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, और कम स्ट्रेंथ की टैबलेट्स भी आती हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। तो ये एक सोल्यूशन है। जैसे कोई सिरप नहीं ले रहा है, सिरप का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप डिस्पर्सिबल टैबलेट्स या जो टैबलेट्स कम स्ट्रेंथ की हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्टर की सलाह लेके। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 10, 11, 12 साल के, वो यूजुअली इजीली टैबलेट्स को खा लेते हैं, और वो राइट एज है जहाँ पे आप बच्चे को टैबलेट। सो बेसिकली जब बच्चा कंफर्टेबल हो, यानी कि टैबलेट खाने के लिए बच्चा तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तरफ से कोई रिवोल्ट नहीं है। यूजुअली बच्चों को सिखाना पड़ता है। आप अगर 1-2 बार बच्चे को सिखाएंगे कि टैबलेट कैसे खाई जाती है, आप किसी भी सिंपल छोटी टैबलेट से अगर बच्चा सीख, आप बेसिक पैरासीटामोल का भी फीवर हो तो उस टैबलेट से भी अगर सिखाते हैं बच्चे को, तो बच्चे यूजुअली 1-2 बार में सीख जाते हैं। जब वो सीख जाते हैं उसको डिग्लूट करना या गल्प करना, तो उस पॉइंट पे आप उनको सिखा सकते हैं कि अब आगे से आपको टैबलेट दी जाएगी। तो बच्चों को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे रेजिस्ट करते हैं कि नहीं सिरप सीख लेना है, बट आई स्टिल बिलीव कि जितनी जल्दी 7-8 साल की उम्र में अगर आप बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ द एज व्हेन इफ़ अ चाइल्ड इज़ वेइंग इनफ, बच्चे का वेट इनफ है कि आप टैबलेट फॉर्म दे सकते हो, तो वो सही एज है। 7-8 साल की एज में आप टैबलेट शुरू कर सकते हैं। वो देते समय कुछ किन बातों? बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत बार ये करते हैं कि टैबलेट को बहुत पीछे रखने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो अंदर चली जाए। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो टेस्ट बड्स है ना, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। बहुत ज़्यादा पीछे रखने से कई बार टैबलेट कड़वी फील होती है, तो हमें उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल है, या बच्चा कई बार चोक कर जाता है, बहुत पीछे रखा, वो स्लिप कर गया और बच्चा चोक कर गया,
तो यूजुअली वी डोंट रिकमेंड कि आप बहुत पीछे रखिए। लोगों को आई थिंक ये बहुत बार बाय डिफ़ॉल्ट हमें सदियों से यही सिखाया गया है कि पीछे गोली रखो, पानी पी लो और गोली अंदर चली जाएगी। बट टू आवर सरप्राइज़ अगर हम जो टंग के टेस्ट एरियाज़ हैं उनको हम देखें तो हमारा जो सबसे पीछे वाला एरिया है वो सबसे कड़वापन का एरिया है, वो बिटर एरिया है। तो अगर आप वहाँ पे टैबलेट को रखेंगे आपको और ज़्यादा कड़वी फील होगी टैबलेट, वर्सेस जो हमारा फ्रंट एरिया है वो स्वीट एरिया होता है और जो हमारे साइड के एरियाज़ हैं वो हमारे सार एरियाज़ होते हैं, यानी खट्टेपन वाले एरियाज़ होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे रखना इज़ नॉट द राइट वे, क्योंकि वो कई बार और ज़्यादा कड़वा परसीव होता है, क्योंकि हमारे कड़वे वाले टेस्ट बड्स ही पीछे हैं और उसकी वजह से बच्चे को नोज़िया, वॉमिटिंग, चोकिंग ये सब सेंसेशंस हो सकती हैं। तो उसको आप कहीं बीच में रख के खाएंगे तो न्यूट्रल टेस्ट होता है और दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू टेक द मेडिसिन, ना कि बहुत ही पीछे रख के दवाई को लिया जाए। राइट। अब जो सिरप बच्चों को दिए जाते हैं उन्हें स्टोरेज की सही तरीका क्या है? देखो सिरप्स में तरह तरह के सिरप्स हैं जो यूजुअली मल्टीविटामिन्स हैं, एंटासिड्स हैं, या जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं। उनके जो कुछ फिट्स की मेडिसिन होती हैं जो लंबी लेनी पड़ती हैं सिरप्स की फॉर्म में, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो लंबे लेने पड़ते हैं सिरप्स की फॉर्म में। विटामिन डी फॉर एग्जांपल बच्चों को दिया जाता है, वो भी लंबे चलता है। तो इन मेडिसिन्स में यूजुअली हम 2 से 3 महीना भी इन मेडिसिन्स को स्टोर कर सकते हैं, बट बशर्ते जो हमने पहले बताया कि आप बॉटल को प्रॉपरली कैप कर रहे हैं और बॉटल को जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर टेम्परेचर भी लिखा होता है कि कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है और कूल ड्राई प्लेस में लिखा जाता है स्टोर करना। आइडियली 24-25 डिग्रीज़ आइडियल टेम्परेचर होता है सिरप्स को जो रूम टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं। बट अगर हम कहें कि बहुत गर्मी है, 40 डिग्रीज़ टेम्परेचर है और हमने बॉटल को बाहर ही रखा हुआ है, तो आई डाउट वी शुड नॉट बी यूजिंग दोज थिंग्स, बिकॉज वो उसके अंदर इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वही सिरप कितना काम करेगा, पोटेंट है नहीं पोटेंट है हमें नहीं पता, क्योंकि वो 40 डिग्रीज़ पे बाहर पड़ा था, लेकिन उसको स्टोर आपको 24 पे या 25 पे करना था। तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको प्लीज़ केयरफुली पढ़िए। जो भी बॉटल पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको आप केयरफुली पढ़िए। नंबर 1, जो हमारे सिरप्स कफ कोल्ड के हैं, जो सिरप्स एंटीबायोटिक्स के हैं, जो सिरप बुखार के हैं, उल्टी के हैं, ये जो कॉमन पेट दर्द के हैं, जो कॉमन दवाइयों के सिरप्स हैं, इन सब सिरप्स के ऊपर जिस दिन हम बॉटल को ओपन करते हैं, परचेज़ करते हैं, उस दिन मैं तो अपने सब पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप उसके ऊपर डेट ऑफ ओपनिंग प्लीज़ लिखिए। आप अगर हम हॉस्पिटल्स में भी सिरप्स को यूज़ करते हैं तो हम उस पर डेट ऑफ ओपनिंग लिखते हैं। ठीक है, और यूजुअली विद इन 1 मंथ उस सिरप को हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी स्टोर इट प्रॉपरली। ठीक, लेकिन एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप्स, ये सब सिरप की अगर आप ml देखेंगे तो ये यूजुअली 50 ml 60 ml इतने ही अमाउंट में आते हैं। कोई कोई सिरप है जो 100 ml के आसपास आता है। अगर आपके बच्चे का वज़न कम है, आपको पता है कि ये दवाई कम देर के लिए चलनी है, तो आप जो सिरप है वो छोटी बॉटल में परचेज़ कीजिए, इंस्टेड कि आप बड़ी बॉटल में परचेज़ करो और उसको स्टोर करो। राइट। बड़ी बॉटल जो हैं जिसका वज़न ज़्यादा है उसके लिए यूज़फुल है, क्योंकि अगर किसी को मुझे 10 ml सुबह शाम देना है, यानी कि 20 ml मेडिसिन एक दिन में देना है, तो मुझे 5 दिन में 100 ml मेडिसिन देना है, तो उसको बड़ा बॉटल चाहिए। और वो आप वेट के हिसाब से देते हैं? यस, वो वेट के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे किसी को 5 ml सुबह शाम देना है या 2 ml सुबह शाम देना है और बॉटल में 100 ml का परचेज कर लूँगा, तो उसमें से मेरी आधी मेडिसिन बच जाएगी 5-6 डेज़ के बाद। फिर उसमें गलती हम किसी की निकाल नहीं सकते, हमारी खुद की गलती कि हमने बड़ी बॉटल क्यों परचेज की, क्योंकि बहुत बार जो फार्मासिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, उनके पास होती नहीं है बॉटल्स वो छोटी वाली, तो वो जो बड़ी होती है वो आपको दे देते हैं और वो खरीद भी लेते हैं। आप ले लेते हो उस टाइम इमरजेंसी में, बाद में उसी को स्टोर कर लेते हो और उसको 6-6 महीने हम यूज़ करते रहते हैं। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि उस पे तो लिखा होता है एक्सपायरी, फिर एक बार खुल गई तो उसका नुकसान क्या है जब एक्सपायरी है? खुलने के बाद अगर उस पे 1 मंथ के अंदर आप एक महीने के अंदर आप उसको यूज़ कीजिए प्रॉपर स्टोरेज के बाद। अगेन मेरा वही एक आपसे आंसर है, एंटीबायोटिक तो 5-7 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते आप, स्पेशली जो मेडिसिन को आप पानी डाल के रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनको आप 5-7 डेज से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। उस दौरान उस मेडिसिन का अगर कलर चेंज हो जाए तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। लेकिन जो बाकी के सिरप्स हैं, फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, वॉमिटिंग्स हो गई, पेट दर्द हो गया, ये जो कॉमन सिरप्स हैं, इनको आप खुलने के बाद 1 महीने तक आप डेट ऑफ ओपनिंग लिखिए और उसी डेट ऑफ ओपनिंग को आप याद रखिए कि इस दिन खोला था।
1 महीना 1-2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे होता है, दैट इज ओके, बट ये नहीं है कि आप उसको 6-6 महीने 1-1 साल, क्योंकि कई बार मेडिसिन की एक्सपायरी तो लंबी होती है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। हाँ, तो उसमें एक्सपायरी तो बहुत लंबी होती है। नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये है कि उसमें जब वो मेडिसिन पड़ी रहेगी, खुलेगी, तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी। जब वो मॉइस्चर के कंटेंट में आती है या बाहर के एटमॉस्फेयर के कंटेंट में कांटेक्ट में आती है, तो कांटेक्ट में आने से उसी के अंदर कई बार आप देखेंगे कि मेडिसिन की बोतल के आगे ऊपर रिम पे क्रस्टिंग हुई होती है, वो मेडिसिन जमनी शुरू हो जाती है, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, जिस लेयर के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो वो मेडिसिन आपको फायदा करने की बजाय बहुत बार नुकसान कर सकती है। हो सकता है आप आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वही सिरप पिलाएं, तो उससे ठीक होने की बजाय उल्टा पेट के सिम्टम्स, वॉमिटिंग शुरू हो जाएं, तो आपको लगेगा कि मैंने तो बुखार हुआ था और मैंने तो बुखार की दवाई दी, और उसके बाद आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, मैंने बुखार की दवाई दी और बच्चे को तो उल्टियाँ भी हो रही हैं, लेकिन वो डॉक्टर को भी नहीं पता है कि आपने 4 महीने 5 महीने पुरानी मेडिसिन पिलाई थी, शायद वो मेडिसिन ने ही उसको इन्फेक्ट करके पेट की प्रॉब्लम भी कर दी साथ में। तो ये नुकसान होगा। हाँ, तो ये नुकसान होगा। आप एड ऑन प्रॉब्लम्स अपने आप को ऐड कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ 50-60 रुपए 100 रुपए, इसकी कॉस्ट पे आप एक प्रॉब्लम को ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो बेटर ये होता है कि आप जितनी जो डोज लिखी गई हो, आप अपने फार्मासिस्ट या केमिस्ट को बोलिए कि सपोज एक बच्चे को 2.5 ml सुबह शाम दवाई जानी है, 2.5 ml यानी दिन में 5 ml दवाई जानी है, और आपको मालूम है कि 30 ml की एक बोतल आती है, तो आप अपने फार्मासिस्ट से या केमिस्ट से खुद समझदारी से पेश आइए, उनको पूछिए सबसे छोटी ml शीशी कौन सी आती है। अगर 30 ml की बोतल आती है, आप 30 ml की बोतल लीजिए आप, ताकि आप दोबारा ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, बट वो बड़ी लेके उसको 6 महीने स्टोर करना, ये हमारी टेंडेंसी है कि हम लोग बड़ा लेते हैं, बार गए ले आए, बड़ी आगे भी काम आ जाएगी, कभी भी आगे भी काम आ जाएगी, तो वो गलत है। इमरजेंसी यूज के लिए आप ठीक है SOS कभी यूज किया बात अलग है, लेकिन रूटीन प्रोटोकॉल ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप मेडिसिन को यूज खोलें उस दिन उसके ऊपर डेट ऑफ ओपनिंग लिखें, और उसी डेट ऑफ ओपनिंग से 1 महीने के अंदर आप उसको डिस्कार्ड करें। हम मल्टीविटामिन्स, एंटासिड्स और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो मेडिसिन के अंदर शुगर कंटेंट हाई होता है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, वो 3-3 महीने भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो रूटीन वाली मेडिसिन हैं उनको आप लंबा स्टोर मत कीजिए। छोटे ml की या छोटे अमाउंट की बोतल को खरीदिए, ज़्यादा बड़ी बोतल खरीदने की कोशिश मत कीजिए, और बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप ये कॉमन प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं। और जो सपोज 3 या 5 दिन आपने रिकमेंड किए, तो उस दौरान कैसे स्टोर करना चाहिए किसी भी सिरप को? आप उसको जैसे उस पर लिखा हुआ है ना कूल ड्राई प्लेस, सो प्लीज़ उसको आप एक तो गर्म जगह पे मत रखो। बहुत बार उस पर लिखा होता है कि आप उसको 2 to 8 डिग्रीज में स्टोर करो, हर एक का सिरप का अलग अलग है। एंटीबायोटिक्स पे लिखा होता है तो 2 to 8 डिग्रीज आपको फ्रिज में ही मिलेगा, तो आपको फ्रिज के अंदर उस बॉटल को स्टोर करना है। ठीक है, और यूजुअली हम बहुत बार जो हमारी मेडिसिन है ना, वो साइड वाले जो फ्रिज के डोर होता है उसमें स्टोर करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि यू शुड नॉट स्टोर मेडिसिन इन द डोर ऑफ द फ्रिज। वो क्यों? वो खुलेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन डोर की होती है, और जो गर्म हवा बाहर से आ रही होती है, तो वो जो आप अंदर रखते हो, कई बार 2-2 मिनट फ्रिज खोल के हम ये मैं कह रहा हूँ, तो जब आप डोर खोलते हैं सबसे ज्यादा टेम्परेचर चेंज डोर के अंदर ही होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मेडिसिन, या फॉर एग्जांपल हम जब वैक्सीन्स को भी, हमारे जो वैक्सीनेशन होते हैं उसको भी हम जब स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो उसमें लिखा जाता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ स्टोर करना है। डोर के अंदर कोई भी वैक्सीन को हम स्टोर नहीं करते, बिकॉज डोर जो होता है वो जैसे ही आप खोलेंगे या बंद करेंगे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसी का फ्लक्चुएट होगा, जो अंदर चीज़ पड़ी है उसका टेम्परेचर कम फ्लक्चुएट होगा। लेकिन बहुत लोगों को ये भी कंसेप्ट नहीं है। हम सबके घरों में वही दवाइयाँ डोर के अंदर स्टोर की जाती हैं, जबकि वो नहीं करना चाहिए। आइडियली आपको एक मेडिसिन के लिए एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स को के अंदर आप मेडिसिन रखिए, उसको कवर कीजिए और उसको फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिए। दैट इज़ द आइडियल वे ऑफ कीपिंग द मेडिसिन। जब आपको चाहिए आप बॉक्स को निकालिए, उसमें से मेडिसिन को यूज़ कीजिए, वॉश कीजिए, कैप को साइड में रखिए, वापस उसको बॉक्स को फ्रिज में स्टोर कीजिए। दैट इज़ द आइडियल वे। जहाँ पे 2 to 8 डिग्रीज का टेम्परेचर है, जहाँ पे 24 डिग्रीज का होता है कि यू कैन स्टोर एट रूम टेम्परेचर, बहुत सारी बॉटल्स पे लिखा होता है कि स्टोर एट रूम टेम्परेचर। अगर तो रूम टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो जो आपका रूम कॉमन टेम्परेचर है उस पर आप रख सकते हो, लेकिन अगर किसी पे स्पेसिफिकली टेम्परेचर मेंशन किया है, उस बॉटल को स्पेसिफिकली आप बहुत लंबा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रूम टेम्परेचर अब आप 24 आवर्स AC नहीं चला के रख सकते, या 24 आवर्स आपका टेम्परेचर 24-25 नहीं होगा, कभी गर्मी भी होगी कभी ठंड भी होगी। तो कम में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा में रहता है तो प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा है तो उस बॉटल को आप बहुत लंबा यूज़ मत कीजिए, जैसे मैं पहले बताया, आप विद इन 1 मंथ उसको यूज़ कीजिए, नहीं है तो डिस्कार्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है हम में से बहुत सारे पेरेंट्स को ये बातें नहीं पता थे।